सर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। चलिए, सो एक्चुअली दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है बताइए? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड? बताओ। दैट इज कॉल्ड दारू, मत, है कि नहीं? तो जो जो दारू है, अरे वो महा इम्पोर्टेंट चीज है। अल्कोहल तो इसीलिए जो अल्कोहल है वो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। माने उसको भगवान लोग भी पीते हैं तो उसे सोमरस बोलते हैं, उसे राक्षस भी पीते हैं तो उसको सूरा बोलते हैं। तो एंड एवरी विलेज, एवरी कंट्री, दे हैव देयर लोकल वाइन, है कि नहीं? जैसे जापान में उसको साके कहते हैं, हमारा उड़ीसा में उसको हांडिया कहते हैं, कहीं चावड़ी, कहीं माउड़ी, ओके, कहीं शैंपेन। तो इवन इन रशिया उसको सपोज वोडका कह दिए। तो इसलिए दिस अल्कोहल वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो फिर कैसे ये जल्दी बनेगा? इसलिए हम लोग का जो ट्रिवियल टेक्निक्स, हम लोग क्या करते थे, हम लोग चावल को पानी में भिगोकर उसे मिट्टी के नीचे दफन कर देते, है कि नहीं? तो एंड उससे हंडिया बनता था। एंड उसी तरह से सबका कोई ना कोई टेक्निक्स होगा। तो दिस वाज स्टडीड बाय एडवर्ड बकनर। ओके, तो जो पहला स्टडी ऑफ हाउ, पहले लोग क्या सोचते थे, टू मेक अल्कोहल यू नीड व्हाट? बोलो, टू मेक अल्कोहल वी नीड ईस्ट। तो इसलिए लोग सोचते थे कि ईस्ट जो है वो अल्कोहल बनाने के लिए एसेंशियल है। ओके, बट बकनर ने क्या किया, उन्होंने ईस्ट को लिया, ओके, एंड उसको पीस दिया। तो ही टुक ईस्ट एंड ग्राइंडेड इट। तो जब उसको ग्राइंड कर दिया तो क्या हुआ, द ईस्ट वेर किल्ड, एंड उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने छान लिया। तो छानने के बाद ये जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट उनको मिला, उसको उन्होंने उसी तरह से राइस पॉट में डाला। एंड ही सॉ दैट एक्चुअली क्या हो रहा है, इससे भी दारू बन रहा है। अंडरस्टैंड? तो इससे भी दारू बन रहा है। So that is why Buckner told that there is something in yeast which is responsible for alcohol formation. Okay, the whole yeast is not necessary. समझ में आया? तो इसीलिए अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा, एंजाइम्स के बारे में। यस, पढ़िए इसको। आदेशा, read the history. Yes, sir. In 1835, Jacob Berzelius, in first general theory of chemical catalysis, pointed out that an extract of malt known as diastase, now known to contain enzyme alpha amylase, catalyzes the hydrolysis of starch more efficiently than does sulfuric acid. Yes, तो इसलिए एंजाइम्स का पहला जिक्र किसने किया था? जैकब बर्जेलियस का। तो उन्होंने अल्फा अमाइलेज के बारे में बोला, बट उनको मालूम नहीं था कि उसमें अल्फा अमाइलेज है। उन्होंने उसको क्या टर्म दिया था? उन्होंने उसको टर्म दिया था क्या? डायस्टेज। यस, नेक्स्ट। Justus von Liebig argued that biological processes are caused by the action of chemical substances that were known as ferments. Indeed, the name enzymes, Greek N in zyme yeast, was coined in 1878 by Wilhelm Friedrich Kuhne in an effort to emphasize that there is something in yeast as opposed to the yeast itself that catalyzes the reactions of fermentation. तो उन्होंने क्या बोला कि पूरा ईस्ट की जरूरत नहीं है, ओके, अकेला हमारा उसका जो एक्सट्रैक्ट ही काफी है। यस। Louis Pasteur reported that fermentation of sugar into alcohol
can be brought about by yeast cells and is catalyzed by ferments, which were later called enzymes. Edward Buchner, 1897, found that an extract from yeast cells can ferment glucose like the yeast itself in absence of living cells. Emil Fischer's discovery in 1894 that glycolytic enzymes can distinguish between stereoisomeric sugars led to the formulation of his lock and key hypothesis. सुनिए, अभी This- अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉक एंड की हाइपोथेसिस. जैसे एवरी लॉक हैज अ पर्टिकुलर की, उसी तरह एंजाइम्स आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक. तो इसलिए सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए. इवन जो एल एंड डी आइसोमर, वो भी अगर सपोज एंजाइम डी आइसोमर को तोड़ता है तो एल आइसोमर भी फिट नहीं होगा. सो दैट इज कॉल्ड लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है. हाँ. The specificity of an enzyme, the lock, for its substrate, the key, arises from their geometrically complementary shapes. In the 20th century, 1926, James Sumner, who crystallized the first enzyme, Jack Bean urease, which ऑलवेज ASC है ना, उसको आप एज प्रोनाउंस करेंगे, यूरिएज. ऑल एंजाइम्स विल हैव एज. ठीक है. तो उसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एज. तो इसलिए यूरिया को तोड़ेगा कौन? यूरिएज. यस. urease, which catalyzes the hydrolysis of urea to NH3 and CO2, demonstrated that these crystals consist of protein. Yes. तो उन्होंने क्या कहा? एक्चुअली समनर ने जैक बीन यूरिएज को क्रिस्टलाइज कर दिया. तो क्रिस्टलाइज कर दिया, इसका मतलब वो प्रोटीन्स है, एंड फिर वो यूरिया को तोड़ भी पा रहे हैं. तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया? दैट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. John Northrop and Moses Kunitz showed that there is direct correlation between the enzymatic activities of crystalline pepsin, trypsin, and chymotrypsin and the amounts of protein present. Enzymological experience since then has demonstrated that enzymes are proteins, though it has more recently been shown that RNA can also have catalytic properties. Yes, some RNA. That is some RNA. कौन सा RNA बताओ? Like rRNA. Okay. तो इसलिए some RNA also have enzymatic activities. ठीक है. तो इनको क्या कहा जाता है? Some RNAs like rRNA also have catalytic properties. They are known as what? बोलो, ribozymes. Okay, so they are known as ribozymes. Yes, next. In 1963, that the first amino acid sequence of an enzyme, that of bovine pancreatic ribonuclease A, was reported in its first entirety, and not until 1965 that the first X-ray structure of an enzyme, that of hen egg white lysozyme, was elucidated. Yes, मतलब X-ray structure हमने lysozyme का discover कर लिया. Okay, and even जो bovine pancreatic ribonuclease A का amino acid composition भी हम लोगों ने decode किया. Okay, because you know that these are very essential, है कि नहीं? चलिए, तो ये है हमारा important things. तापरे पढ़िए. In a living cell, thousands of biochemical reactions are going on at a time, each of which is mediated by a specific enzyme. The enzymes are not present in a cell all the time, rather they are synthesized by the DNA of a cell at the time when required. Enzymes are mainly functional inside the living cells. However, some enzymes are secreted by the living cells and perform extracellular catalysis.
The enzymes functional outside the living cells are called exoenzymes, like enzymes of digestive juice, lysozyme, etc. Lysosome. हाँ. And those which function inside the cell are known as endoenzymes, like enzymes of mitochondria, chloroplast, etc. सुनिए, The अभी bio इवन इफ यू सी डाइजेशन, हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, तो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? इन द लुमेन, है कि नहीं? डाइजेस्टिव सिस्टम के लुमेन में डाइजेशन होता है. इसका मतलब जो एंजाइम्स हैं उन्हें सेल से बाहर जाना पड़ता है कि नहीं? So they Yes, don't sir. act Yes, inside sir. the cell. So the body will produce enzyme and it will throw it outside. तो इसलिए उनको हम एक्सो एंजाइम्स बोलते हैं. बट जो माइटोकॉन्ड्रिया के काम हो रहा है वो कैसे होगा? बोलिए. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, आपका यूरिया साइकिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सब कैसे होगा? तो ये सब को होने के लिए आपको एंडो एंजाइम्स चाहिए. ओके, इसलिए जो एंजाइम सेल के अंदर काम करते हैं उन्हें एक्सो कहा जाता है, जो बाहर काम करते हैं उनको एंडो कहा जाता है. ओके, चलिए सर आगे. बाहर जिससे काम करते हैं वो एक्सो होगा ना? एक्सो, बाहर एक्सो, अंदर एंडो. हाँ, बाहर एक्सो, अंदर एंडो. चलिए आगे. The biochemical which is acted upon by an enzyme is known as substrate. Yes. In case two biochemicals are involved in a reaction, the same are called reactants. The chemicals formed after the completion of a reaction are formed as products. तो इसलिए The final product जब भी हम लोग एंजाइम का टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, हम लोग सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, ऐसे सब टर्म यूज करेंगे. ओके, फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? एंड प्रोडक्ट्स. उसी तरह पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट टेक्स प्लेस, ओके, दैट टेक्स पार्ट इन कैटलाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको कहा जाता है एक्टिव साइट. समझ में आया? माने जहां वो रिएक्शन हो रहा है उसको कहते हैं एक्टिव साइट. जैसे ताला है, ताला में किस जगह ताला चाबी फंस रहा है, तो चाबी फंसने के बाद वो लीवर खुलता है. सो दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द लॉक इज कॉल्ड एक्टिव साइट. अगर हम किसी तरह से उसको बर्बाद कर दें तो ताला खुलेगा ना? नहीं खुलेगा? तो नहीं नहीं खुलेगा. खुलेगा. नहीं खुलेगा. दैट इज द सेम केस. So if you want to destroy the enzyme, destroy its active site. Yes, आगे. The cell uses this information as and when necessary to produce the enzymes when required, catalyzing specific reactions at any point of time. See, we have already discussed that actually हमारा जो सेल है वो बहुत छोटा सा सेल है कि नहीं? तो एंड उस छोटे से सेल में अराउंड 5000 केमिकल रिएक्शंस एनी टाइम चलता रहता है. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? दैट वी डोंट हैव इनफ स्पेस टू कीप एवरी एंजाइम. समझ में आया? तो आपके पास इतना जगह है नहीं कि सबको रख ले. प्लस अब आप खुद सोचो, आद्यशा को देखकर उसके पेट के एंजाइम्स क्या बोलते हैं? बताओ. उसको देखकर क्या बोलते हैं? यू आर सो टेस्टी बेबी, है कि नहीं? क्योंकि आद्यशा के स्टमक के एंजाइम्स के लिए सबसे बढ़िया सबस्ट्रेट कौन है? बताओ. Cells. सब प्रोटीन. आद्यशा. ओके, दे विल लव टू ईट यू अप. बेटा समझ आया? तो दे विल लव टू ईट यू. आप समझ रहे हो? तुम्हारे पेट में जो एंजाइम्स हैं तुम्हारे ऊपर डाल देंगे ना तो हजम हो जाओगे. तो इसीलिए शुड वी कीप देम विथ अस? No, sir. नो. No, sir. तो इसलिए कब वो एंजाइम को बुलाएंगे? जब जब सबस्ट्रेट जरूरत होगी. होगा. सब सबस्ट्रेट होगा. ओके, अदरवाइज उसका तुमको सबस्ट्रेट बना देगा वो. तो आद्यशा प्लस एंजाइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट. बुझला? So do you want it to happen? No, sir.
नो। No, तो sir. इसीलिए बेटा तभी एंजाइम को बुलाओ जब चाहिए। then how to make it? तो you know that all, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था that every information is stored as codes in the dash DNA. DNA। तो उसको हम कोडॉन्स इन द डैश बनाएंगे। RNA. RNA RNA कौन सा RNA? Single stranded. इडियट। कौन सा mRNA? तो mRNA तो कोडॉन्स किस RNA में मिलता है? mRNA। तो ठीक है, तो कोड्स मिलेगा DNA में, कोडॉन्स मिलेंगे mRNA में। अंडरस्टूड? चलिए। Yes, sir. एंड उसको देखकर प्रोटीन्स बनाएगा कौन? राइबोसोम। RNA. तो राइबोसोम्स में कौन सा RNA होता है? RNA RNA. अंडरस्टूड? चलिए, तो ये सब समझिए। नेक्स्ट, इधर आ जाइए। दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। Enzymes are synthesized by living cells, but they retain their catalytic ability even when extracted from cells. यस, इसका मतलब है एक्चुअली अगर एंजाइम्स जो है बनाएगा, तो जैसे हम लोग एंजाइम बना रहे हैं तो वो तो सेल बनाता है। किसके यूज के लिए? सेल के यूज के लिए। बट वो हमारे भी काम आता है। अंडरस्टूड? तो इवन कल जैसे अभी आपका मम्मी जो वॉशिंग मशीन का पाउडर डालती है, उसमें देखोगे रेड, येलो, ऑरेंज कलर का बीड्स होगा। तो व्हाट आर दोस बीड्स? दे आर डिफरेंट एंजाइम्स। ओके, पहले हम लोग जब बच्चे थे ना, तो 50 रुपए किलो साबुन मिलता था, अभी 500 रुपए किलो हो गया है। क्यों? क्योंकि वो लोग एंजाइम्स डाल देते हैं। पहले साबुन में सिर्फ डिटर्जेंट होता था, अब जैसे तुम लोग ऑयली दाग लगा देते हो तो कौन छुड़वाएगा? लाइपेज। इसी तरह से अलग अलग तरह का एंजाइम्स हम डालते हैं। फाइन। हैव यू एवर टेकन ट्रॉपिकाना या ड्रिंक? Yes, sir. Yes. तो आप देखोगे वो नॉर्मल फल के जूस से बहुत ज्यादा मीठा होता है। Yes, sir. Yes. क्यों मालूम है? उसमें वो लोग डाल देते हैं सेल्यूलेज एंजाइम। तो जो नॉर्मल जूस में जो खोदा होता है, जैसे हम लोग एक ऑरेंज जूस निकालेंगे तो उसमें जिसका थोड़ा थोड़ा खोदा होता है कि नहीं, दोज स्किन्स। Yes, sir. तो दैट स्किन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो अब ये सेल्यूलोज क्या करेगा? उस स्किन को भी डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना देगा। तो इसीलिए नॉर्मल जूस में जो सेल्यूलोज था, अब वो ग्लूकोज बन गया। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट होगा वो स्वीटर देन नॉर्मल होगा। इसलिए आप देखोगे उसमें जो जूस पियोगे वो नॉर्मल जूस से ज्यादा मीठा होता है। ओके, लाइक दैट। तो इसीलिए एंजाइम्स को हम बाहर भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद एक लाइन मैं लिख देता हूं, यहाँ वो लिखा नहीं है। तो पहले लोग बिलीव करते थे दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है कि नहीं? बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम्स, लोगों ने चेंज किया दैट सम एंजाइम्स आर आल्सो क्या आरएनए, है कि नहीं? तो इसीलिए दिस इज व्हाट हम लोग लिख लेंगे। तो मैं लिख देता हूं, तो आप लोग उसको बाद में कॉपी कर सकते हो। ओके, so earlier it was believed that all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Okay, but after the discovery of क्या बोलो? Discovery of catalytic RNAs. Okay, but after the discovery of catalytic RNAs like ribozymes,
कैटालाइटिक आरएनए या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोजाइम्स, लाइक क्या बोलो, लाइक राइबोलेट आरआरएनए, ओके, लाइक आरआरएनए, ओके, सॉरी, लाइक इसमें एग्जांपल हम लोग लिखेंगे आरएनए पी, ओके, आरएनए पी, कॉमा 23S rRNA in 28S. prokaryotes, okay, and okay, 28S RNA. and 28S rRNA of क्या, of eukaryotes कैरियर behave as peptidyl transferase enzyme, ओके, तो समझ रहे हो, तो इसलिए RNase P एंड 23S rRNA 28S rRNA ये सब डिस्कवर हुआ, ओके, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम्स इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, ओके, नाउ now this statement is modified to क्या, that most enzymes are proteins but some are also RNAs, understood, तो अभी ये वाला जो हमारा चेंज हो गया, ओके, यस सर। चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है, तो उसके बाद अब हम लोग चले जाएंगे थोड़ा एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन। यस परिणिका। Yes, sir. Chemical nature of enzymes. All enzymes are proteinaceous in nature. Sumner, 1926. Therefore, all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Only with a few exceptions, like catalytic RNA molecules called ribozymes, discovered recently, are non-proteinaceous. Majority of enzymes require, however, a non-protein part for their proper functioning also. Yes. On the basis of the enzymes are of two types. नहीं, Simple on the enzyme. basis of on the basis of this fact, okay, on the basis of this fact, enzymes are of two types. तो क्या आ गया, फर्स्ट है simple enzymes. So what are simple enzymes? These enzymes completely made up of made up of proteins. Yes. Non-protein part is not required, and the active site is formed from specific grouping of its own amino acids. Example: pepsin, trypsin. Yes. मतलब इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट का कोई भी रिपोर्ट नहीं है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड सिंपल एंजाइम्स. तो मोस्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंपल एंजाइम्स, ठीक है, हाँ. Conjugate enzymes. These enzymes are made up of two parts. Protein part called apoenzyme, and non-protein part is called cofactor. Yes. In conjugate सुनिए enzymes, सुनिए सुनिए, बहुत बुक्स में कोफैक्टर एंड कोएंजाइम में कंफ्यूजन होता है, ओके, याद रखिए, अगर आप कोफैक्टर बोलते हो तो वो भी तीन तरह का होगा, अगर आप कोएंजाइम बोलते हो तो वो भी तीन तरह का होगा, अंडरस्टूड. तो इसलिए याद रखना, किसी किसी बुक में देखो एपोएंजाइम कोफैक्टर राइमिंग कर रहा है ना, एपोएंजाइम कोएंजाइम, apoenzyme, coenzyme. तो इसीलिए बहुत सारे बुक में एपोएंजाइम कोएंजाइम लिखा होता है, अंडरस्टूड. बट अगर नहीं लिखा है, कोफैक्टर लिखा है, तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही तीन प्रकार के होते हैं, कोफैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर कोफैक्टर लिखा तो वो भी तीन तरह का, सेम होता है. चुप रहो, पहले सुन लो, ओके.
कोफैक्टर अगर लिखा है तो वो भी कोफैक्टर कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, अगर कोएंजाइम लिखा है वो भी कोफैक्टर कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखा होगा। समझ में आया? इसीलिए ये जो सेकंड पार्ट है, चाहे तुम कोफैक्टर लिखो चाहे कोएंजाइम लिखो, वो 3 तरह का होगा। अंडरस्टूड? तो राइमिंग के लिए हम कोएंजाइम प्रीफर करते हैं, नॉन राइमिंग के लिए कोफैक्टर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब व्हाट इज कोफैक्टर? तो ये वाला कोफैक्टर नहीं, उसके 3 टाइप्स। ठीक है, हाँ। Cofactors. These are small thermostable part of conjugate enzymes which may be either organic or inorganic in nature. There are following types. नहीं, जो कोफैक्टर है वही मैंने बोला ना। तो ये जो कोफैक्टर है, या अगेन उसको हम लिख देंगे कोएंजाइम्स। तो ये आपके 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? फिर आ गया कोफैक्टर कोएंजाइम, है कि नहीं? तो लाइक दैट। चलिए, तो उसमें फर्स्ट टाइप क्या है? कोएंजाइम्स। तो व्हाट आर कोएंजाइम्स? Coenzymes, non-proteinaceous organic cofactor that are easily separable, therefore weakly bonded, are referred to as coenzymes. सुनिए, Coenzymes इसको are थोड़ा needed. मैं टेबल बना देता हूँ, फिर इसको समझेंगे। लेट अस फर्स्ट डिस्कस इट इन जेजेस टाइम। ओके, तो हम लोग एक छोटा सा टेबल बना देते हैं। ओके, तो हमारे पास 3 कैटेगरी है। कौन कौन सा बोलो? चलिए, सो हमारा इसमें जो है टाइप्स है वो 3 टाइप्स का होगा। इसको हम लोग लिख देते हैं इधर। तो व्हाट आर दीज? कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो उसका हेडिंग बना देते हैं टेबल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कोफैक्टर्स। ओके, सेकंड क्या लिखेंगे? कोएंजाइम्स। ओके, देख रहे हो कि नहीं? तो वो भी दोनों ही है। एंड थर्ड क्या लिखेंगे? दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप दूर ये फिर अभी डिलीट हो जाएगा। चलो मैं इसको क्या करेंगे, सेव कर देते हैं इस पेज को। इस पेज को सेव कर देंगे। वी विल डिस्कस आफ्टर इट रीजॉइंस। अभी पढ़ ही लो क्योंकि वो कट जाएगा ना, पढ़ लो पहले। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर पढ़ लेते हैं, क्या है? यस, पढ़िए कोफैक्टर। Yes, sir. Prosthetic group से नहीं, कोफैक्टर नीचे। हाँ sir, metallic cofactors. These are ions of inorganic metals, minerals, which function as activations. These एक्टिवेटर्स, include हाँ sir, These activators. function as activators. These include iron, calcium, magnesium, zinc, manganese, copper, etc. These activators are involved in the stimulation or activation of enzymes. For example, chloride ion is required for the stimulation of salivary amylase activity. अब समझ में आया हम लोग नमक क्यों खाते हैं? Yes, sir. तो नमक खाने का एक पॉइंट तो टेस्ट है, पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप तो नमक थायरॉक्सिन नहीं खाओगे तो आपका क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा। एंड अगर आप क्लोराइड आयन नहीं लोगे, सलाइवरी अमाइलेज अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, समझ तो रहे? फिर आयोडीन भी तो नहीं मिलेगा। अब क्लोराइन से आयोडीन कहाँ आता है वो तुम ही जानते हो। नहीं नहीं सर, साल्ट से। सॉल्ट से आयोडीन मिलता है आपको? तो कहाँ तो कहाँ से टीवी में क्या लिखा पढ़ लेते हो बेवकूफ लोग। चलो समझ में आया? आयोन तो इसीलिए